दर्द वो नहीं जो आंखों से दिखे, दर्द वो है जो सांसों में बस जाए। लोग कहते हैं सब भूल जाओ, पर शरीर हर पल वो कहानी दोहराए। लोग कहते हैं सब भूल जाओ, पर शरीर हर पल वो कहानी दोहराए। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नोक चैनल पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दुनिया भर में ट्रॉमा हीलिंग की दिशा बदल चुकी है। इस किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर और इसके लेखक हैं डॉक्टर बेसेल वॉन डेर कॉल्क, जो पिछले 40 सालों से दुनिया के सबसे प्रमुख ट्रॉमा विशेषज्ञों में से एक हैं। उन्होंने युद्ध से लौटे सैनिकों, बचपन में शोषण झेल चुके बच्चों और गहरे मानसिक घाव से पीड़ित लोगों के साथ काम किया है। उनकी ये किताब हमें बताती है कि बीता हुआ दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर की हर कोशिका में दर्ज रहता है। डॉक्टर वैन डेर कॉल्क ने 1970 के दशक में युद्ध से लौटे सैनिकों पर रिसर्च शुरू की। उन्हें हैरानी हुई कि ये सैनिक सुरक्षित घर में होने के बावजूद हर रात युद्ध के दृश्यों से डर कर उठ जाते थे। पसीने से तरबतर, सांसों का तेज होना और दिल धड़कता हुआ। उदाहरण स्वरूप, एक सिपाही को हर बार जब कोई कार का साइलेंसर फटता तो उसे ऐसा लगता जैसे बम फटा हो। उसका शरीर खतरे की स्थिति में चला जाता था, भले दिमाग जानता था कि अब कोई खतरा नहीं। यही था डॉक्टर का पहला बड़ा खोज। ट्रॉमा रिवायर्स द ब्रेन एंड बॉडी, यानी ट्रॉमा शरीर की सुरक्षा प्रणाली को इस हद तक बदल देता है कि इंसान हमेशा खतरे के मोड में जीता है। बीता हुआ कल जब आज में सांस ले तो सुकून भी डर जैसा लगने लगता है, डॉक्टर कॉल्क बताते हैं कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन को वैज्ञानिक भाषा में बेसल गैंग्लिया या ब्रेन स्टेम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो लगभग 500 मिलियन साल पहले विकसित हुआ था, जब मनुष्य नहीं बल्कि सिर्फ रेप्टाइल्स ही धरती पर थे। इसलिए इसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह भाग हमारे आदिम और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को नियंत्रित करता है। रेप्टिलियन ब्रेन की कुछ मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं, जो कि यह हमारे शरीर के ऑटोमेटिक और सुरक्षात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है बिना सोचे समझे। इसके कार्य हैं हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हमारी ब्रीथिंग को नियंत्रित करना, साथ ही फाइट और फ्लाइट मोड में तुरंत प्रतिक्रिया करना, हमारी बेसिक नीड की या मूल प्रवृत्तियों को पूरा करना, साथ ही टेरिटरी कंट्रोल यानी अपनी जगह, वस्तु या लोगों पर ओनरशिप की भावना का ध्यान रखना। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप सड़क पर चल रही हैं और अचानक एक कार आपकी तरफ तेजी से आती दिखती है। आप बिना सोचे झट से साइड में कूद जाती हैं। वो सोच आपकी नहीं थी, वो आपका रेप्टिलियन ब्रेन था जिसने आपकी जान बचाई। इसी तरह जब कोई आपकी पर्सनल चीज को छूता है और आपको गुस्सा आता है, वो भी रेप्टिलियन रिएक्शन है, क्योंकि यह अपनी टेरिटरी को सुरक्षित रखना चाहता है। जब यह रेप्टिलियन ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है, तब हमें हर चीज में खतरा महसूस होने लगता है। हम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंगर जैसी स्थिति में फंस जाते हैं। यह तब होता है जब दिमाग लगातार डेंजर मोड में रहता है। थिक नहत हॉन, जिसे माइंडफुलनेस गुरु कहते हैं, वे कहते हैं कि जब तुम सचेत होकर सांस लेते हो तो तुम
अपने पुराने मस्तिष्क को शांत करते हो। साइलेंस, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन रेप्टिलियन ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि तुम सुरक्षित हो। फिर वह धीरे धीरे शांत हो जाता है और आपका नियोकॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन हमें माइंडफुलनेस ब्रीथिंग सिखाता है, यानी हर दिन अगर आप 5 मिनट गहरी सांस लें तो यह मस्तिष्क को बताता है कि खतरा खत्म है। साथ ही यह हमारे बॉडी मूवमेंट यानी कि चलना, योग, स्ट्रेचिंग या शरीर की तनाव ऊर्जा को बाहर निकालता है। कुछ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस भी कि जब भी गुस्सा या डर लगे तो आप खुद से पूछें कि क्या ये सच में खतरा है या मेरा दिमाग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप हर दिन कुछ समय पूरी तरह शांत रहें तो इस दौरान दिमाग का प्रिमिटिव हिस्सा रीसेट होता है। रेप्टिलियन ब्रेन हमारे जीवन की रक्षा करता है, लेकिन जब हम मौन, ध्यान और प्रेम सीखते हैं तो यह हमारी शत्रुता छोड़कर सहयोगी बन जाता है। थिक नहत हान कहते हैं, साइलेंस वो दवा है जो हमारे अंदर के डरपोक सरीसृप यानी रेप्टाइल्स को भी प्रेम सिखा देती है। आइए जानते हैं दूसरा, लिम्बिक सिस्टम। यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं, स्मृतियों और सामाजिक जुड़ाव को संभालता है। यह हमारे भीतर की दिल से महसूस करने वाली दुनिया है। वैज्ञानिक भाषा में लिम्बिक सिस्टम के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे कि एमिग्डाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। एमिग्डाला एक छोटा बादाम के आकार का हिस्सा है, लेकिन इसकी अद्भुत शक्ति बहुत बड़ी है। यह इमोशनल डिटेक्टर है। जब भी कोई डरावनी या भावनात्मक स्थिति आती है तो एमिग्डाला तुरंत सक्रिय होकर शरीर को प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो एमिग्डाला उस अनुभव को दर्दनाक टैग के साथ स्टोर करता है। अगली बार कोई वैसा ही व्यवहार करता है तो एमिग्डाला फिर से वही भावना जगा देता है, भले ही खतरा असली ना हो। इसलिए कई बार पुराना भावनात्मक दर्द आज के रिश्तों को प्रभावित करता है। हिपोकैम्पस यह हिस्सा भावनाओं और यादों को जोड़ने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि क्या सुरक्षित है और क्या खतरनाक है। उदाहरण स्वरूप, अगर बचपन में कुत्ते ने काट लिया तो हिपोकैम्पस उस डर को स्टोर कर लेता है। बाद में जब भी कुत्ता दिखता है तो एमिग्डाला तुरंत डेंजर का सिग्नल भेज देता है। आइए जानते हैं हाइपोथैलेमस। जब एमिग्डाला कहता है खतरा है तो हाइपोथैलेमस तुरंत शरीर को एक्शन मोड में डाल देता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज और पसीना, यह सब वहीं से नियंत्रित होता है। जब एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाए तो हम हर बार दिल पर लेने लगते हैं, छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, जल्दी चोट लगना या ओवर रिएक्शन, ये सब लिम्बिक इम्बैलेंस के लक्षण हैं। थिक नहत हान कहते हैं कि जब तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस करते हो, जज नहीं करते, तब वे खुद ही शांत हो जाते हैं। साइलेंस और माइंडफुल ब्रीथिंग लिम्बिक सिस्टम को शांत करते हैं, क्योंकि जब हम भावनाओं को बिना दबाए स्वीकारते हैं तो एमिग्डाला और हिपोकैम्पस फिर से संतुलित हो जाते हैं। अगर हम हर दिन 5 मिनट बैठें, अपनी भावनाओं को नाम दें कि ये डर है, ये गुस्सा है, ये दुख है, और फिर बस उसे देखने दें, तो धीरे धीरे वो भावना हल्की होने लगती है। दिल का नक्शा मस्तिष्क में बसता है कहीं, दिल का नक्शा मस्तिष्क में बसता है कहीं, जहाँ यादें और एहसास रहते हैं वहीं। ना गुस्सा दुश्मन है ना आंसू हार, ना गुस्सा दुश्मन है ना आंसू हार, ये सब लिम्बिक ब्रेन के हैं उपहार, ये सब लिम्बिक ब्रेन के हैं उपहार।
आइए जानते हैं तीसरा, नियोकॉर्टेक्स यानी तर्क करने वाला हिस्सा। यह सोचने, बोलने और निर्णय लेने में मदद करता है। ट्रॉमा के समय जब व्यक्ति किसी डरावने पल से गुजरता है तो लिम्बिक सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और सोचने वाला दिमाग यानी नियोकॉर्टेक्स बंद हो जाता है। उदाहरण से समझिए, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को किसी हादसे की याद आती है। वो बोल नहीं पाता, बस कांपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उसकी भाषा की क्षमता यानी उसका ब्रोका एरिया बंद हो जाता है, यानी शरीर बोलता है, शब्द नहीं। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क की सबसे ऊपरी परत होती है। यह पूरी सतह को ढकती है और लगभग 76% ब्रेन वॉल्यूम का हिस्सा बनाती है। यह वह जगह है जहां सोच, समझ, रचनात्मकता, भाषा और तर्क का जन्म होता है। इस हिस्से के कारण ही मनुष्य योजनाएं बनाता है, वह सपने देखता है, कला, संगीत और विज्ञान रचता है, साथ ही वह सही और गलत का निर्णय करता है। नियोकॉर्टेक्स के 4 प्रमुख लोब होते हैं। फ्रंटल लोब जो सोच, योजना, निर्णय और आत्मनियंत्रण करता है। पैराइटल लोब जो शरीर से मिलने वाले स्पर्श और संवेदना को समझता है। टेम्पोरल लोब सुनना, याद रखना और भाषा समझने का कार्य करता है। ऑसिपिटल लोब देखना और दृश्य जानकारी को संसाधित करता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रही हैं और कोई कुत्ता आपकी तरफ दौड़ता है। आपका रेप्टिलियन ब्रेन कहेगा कि भागो और आपका लिम्बिक ब्रेन कहेगा डर लग रहा है, लेकिन आपका नियोकॉर्टेक्स कहेगा रुको, शायद वो कुत्ता खेलना चाहता है, खतरा नहीं है। यानी नियोकॉर्टेक्स हमारे भीतर सोच और विवेक लाता है। यह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि विचारशील उत्तर देता है। हमारे तीनों मस्तिष्क स्तर एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन कई बार असंतुलन हो जाता है। इसलिए माइंडफुलनेस, साइलेंस और मेडिटेशन इन तीनों को जोड़ते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन को शांत करते हैं, लिम्बिक को समझते हैं और नियोकॉर्टेक्स को सशक्त बनाते हैं। जब शब्द रुक जाए तो शरीर कहानी कहता है। जब शब्द रुक जाए तो शरीर कहानी कहता है। हर धड़कन में छिपा होता है कोई पुराना साया। हर धड़कन में छुपा होता है कोई पुराना साया। ट्रॉमा झेल चुके लोग अक्सर अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो अपनी ही भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते। ना भूख लगती है, ना दर्द महसूस होता है और ना ही खुशी। यह उनका शरीर खुद को बचाने का तरीका होता है। उदाहरण स्वरूप, एक लड़की जिसे बचपन में बार बार डांटा गया, वह बड़ी होकर हर गुस्से वाले व्यक्ति से दूर भागती है। उसका शरीर पहले ही खतरे का संकेत भेज देता है, भले वो व्यक्ति कुछ ना कहे। ट्रॉमा का मतलब है वो अनुभव जो हमारी भावनात्मक सहन शक्ति से ज्यादा भारी पड़ जाए। It's not the story of what happened to you. It's the imprint that the experience left on your mind and body. मतलब कभी कभी कोई घटना जैसे कि दुर्घटना, हिंसा, अस्वीकृति या बचपन का डर हमारे भीतर इतनी गहराई से दर्ज हो जाती है कि हमारा मन बार बार उसी खतरे को महसूस करने लगता है, भले ही वो अब मौजूद ना हो। जब कोई दर्दनाक अनुभव होता है तो हमारे दिमाग का रेप्टिलियन ब्रेन यानी सर्वाइवल सेंटर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। उस पल में हमारे नियोकॉर्टेक्स थिंकिंग ब्रेन बंद हो जाता है और सिर्फ लिम्बिक ब्रेन सक्रिय रहता है। यानी हम सोच नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं डर, दर्द और असहायता। इस दौरान बनी स्मृति सामान्य नहीं रहती,
बल्कि खंडित और संवेदनात्मक बन जाती हैं। मतलब घटना के शब्द नहीं बल्कि अनुभव याद रह जाते हैं। इसलिए ट्रॉमा झेलने वाले व्यक्ति को बिना किसी कारण गंध, आवाज या जगह देखकर अचानक घबराहट हो सकती है, क्योंकि दिमाग उस पुराने अनुभव को दोहराने लगता है। डॉक्टर वेसल ने एमआरआई स्कैन से यह पाया कि ट्रॉमा में दिमाग का हिस्से के किस पर असर होता है, जिसमें एमिगडाला यानी जो फियर सेंटर है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। व्यक्ति हर चीज़ में खतरा महसूस करता है। ब्रोका एरिया जो स्पीच सेंटर है उसमें व्यक्ति को दर्द को शब्दों में नहीं कह सकता। हिपोकैम्पस जो हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिकुड़ जाता है, जिससे हमारी यादें बिखर जाती हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है, जिससे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता घटती है। इसलिए ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति अक्सर कहते हैं कि मुझे बस याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मैं डर महसूस करती हूँ, क्योंकि यादें शब्दों में नहीं शरीर और भावनाओं में रहती है। उदाहरण से समझिए, एक बच्ची थी सिया। उसने बचपन में बार बार झगड़े और हिंसा देखी। अब वह बड़ी हो गई, लेकिन जब भी कोई जोर से चिल्लाता वह डर के मारे कांप जाती, आंखें बंद कर लेती। भले ही अब कोई उसे नहीं मारता, उसका शरीर फिर भी उसी पल में चला जाता। और यही है माइंड इम्प्रिंट ऑफ ट्रॉमा। दिमाग उस पुराने डर को अब भी सच मान लेता है। डॉक्टर बसल कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट जस्ट एन इवेंट दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट, इट इज ऑल्सो द इम्प्रिंट left by that experience on your mind, brain and body। यानी ट्रॉमा समय में नहीं रहता, वो हमारे भीतर हमारे हर अनुभव में जीवित रहता है। इसलिए ट्रॉमा का असर होता है कि हम अचानक से चौंक जाते हैं, शरीर में जकड़न या दर्द होता है, साथ ही हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और बार बार एक जैसी घटनाएं हमें आकर्षित करती हैं। और ये सब शरीर की मेमोरी ऑफ पेन है। बेसल कहते हैं, द बॉडी कीप्स द स्कोर का मतलब है भले ही हम भूल जाएं कि क्या हुआ था, पर हमारा शरीर नहीं भूलता। शरीर हर चोट, हर डर, हर अपमान को एनर्जी फॉर्म में संजो कर रखता है। अगर उसे रिलीज नहीं किया गया तो बाद में वह एंजाइटी, इंसोम्निया, बैक पेन या पैनिक अटैक बनकर लौट आता है। डॉक्टर कॉल कहते हैं, पीपुल लूज कनेक्शन विथ देयर बॉडीज टू सर्वाइव पेन। लेकिन यही डिस्कनेक्ट बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन और हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बनता है। जिस्म बचा लिया हमने पर एहसास खो दिया, जिस्म बचा लिया हमने पर एहसास खो दिया। खुद से मिलने की हिम्मत भी अब कहीं गुम हो गई, खुद से मिलने की हिम्मत भी अब कहीं गुम हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि हीलिंग डज नॉट हैपन बाय टॉकिंग अलोन, यानी सिर्फ बात करने से ट्रॉमा नहीं मिटता, क्योंकि दर्द सिर्फ मन में नहीं शरीर में भी रहता है। इसलिए उसे बाहर निकलने के लिए लेखक ने 4 मुख्य हीलिंग पथ सुझाए हैं। पहला, योग और ध्यान। योग हमारे शरीर को फिर से जोड़ता है। जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो शरीर को संदेश मिलता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। उदाहरण स्वरूप, हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से शरीर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, हार्ट रेट शांत होती है और हम वर्तमान में लौटते हैं। सांसों को गिनो, डर को नहीं। हर सांस कहती है अब सब ठीक है, हर सांस कहती है अब सब ठीक है। EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। इसे 1987 में फ्रांसाइन सापिरो नाम की एक मनोवैज्ञानिक ने खोजा था। उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों को दाएं बाएं हिलाते हुए किसी दर्दनाक अनुभव को याद करता है
तो उसका दिमाग उस दर्द को नए तरीके से प्रोसेस करने लगता है और धीरे धीरे से उस अनुभव की भावनात्मक तीव्रता कम होने लगती है। जब कोई भयानक घटना घटती है तो हमारा दिमाग उसे सामान्य याद की तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। वो याद अधूरी और कच्ची रह जाती है, जो बार बार फ्लैशबैक, बुरे सपने या शरीर की प्रतिक्रिया, पैनिक, दर्द बनकर उभरती रहती है। दिमाग का यह स्टक मेमोरी EMDR थेरेपी के जरिए दोबारा प्रोसेस किया जाता है ताकि दिमाग उसे बीती बात मान सके, ना कि अभी हो रही घटना। EMDR में थेरेपिस्ट व्यक्ति को एक सुरक्षित माहौल में उसकी पेनफुल मेमोरी याद करने को कहता है। साथ ही वो उसकी आंखों को दाएं बाएं हिलाने के लिए काम करता है या कभी कभी अल्टरनेट टैपिंग या साउंड टोन्स का इस्तेमाल करता है। इस दौरान दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर, बाएं और दाएं भाग सक्रिय हो जाते हैं और दिमाग उस दर्दनाक स्मृति को संतुलित और सामान्य रूप में दोबारा संग्रहित करता है। उदाहरण से समझिए, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति आरव जो बचपन में एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ था, पर अब जब कोई ट्रक हॉर्न बजाता है तो वह डर से कांप उठता है, पसीने से भीग जाता है। EMDR में थेरेपिस्ट उसे कहता है कि उस पल को याद करो जब हादसा हुआ था। साथ ही थेरेपिस्ट अपनी उंगलियां दाएं और बाएं हिलाता है और आरव अपनी आंखों से उनका पीछा करता है। कई सत्रों के बाद आरव का दिमाग धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह घटना अब बीत चुकी है, मैं अब सुरक्षित हूँ। अब ट्रक का हॉर्न सुनकर उसका शरीर पैनिक नहीं करता। वो याद अब दर्द नहीं, बस एक अनुभव रह जाती है। डॉक्टर बेसल ने अपनी किताब में EMDR को सबसे असरदार ट्रॉमा हीलिंग थेरेपीज में गिना है। उन्होंने लिखा है, EMDR helps people activate the brain natural healing process. It allows the mind to integrate the trauma rather than relieve it. यानी EMDR हमें उस घटना को बार बार जीने से नहीं बल्कि उसे समझकर स्वीकारने में मदद करता है। किताब में यह थेरेपी इसलिए खास है क्योंकि डॉक्टर बेसल कहते हैं कि हीलिंग सिर्फ बातों से नहीं होती। कई बार दिमाग को अनुभवात्मक तरीके से रिलीज करने का मौका चाहिए होता है। EMDR उसी अनुभवात्मक रास्ते से दिमाग की स्टक एनर्जी को फ्लो में लाता है। यह थेरेपी हमें सोच से नहीं, अनुभव से मुक्त करती है। जो जख्म यादों में गहरे उतर जाए, EMDR ने वो आंसू बिखेरती है। आंखों की चाल में मिली राहत, अब वो दर्द बस लम्हा बन जाए। EMDR बचपन के ट्रॉमा या फिर दुर्घटना या युद्ध के अनुभव, बलात्कार, घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों या फिर जैसे पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर, ग्रीफ या फिर इमोशनल पेन से गुजरने वाले लोगों के लिए लाभदायक होता है। बेसल कहते हैं कि सबसे अच्छी हीलिंग तब होती है जब EMDR को शरीर आधारित विधियों जैसे कि योग, श्वास और माइंडफुलनेस के साथ जोड़ा जाए। EMDR को शरीर आधारित विधियों से जोड़कर हम अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही ट्रॉमा से घायल होते हैं। न्यूरो फीडबैक थेरेपी एक ऐसी ब्रेन ट्रेनिंग थेरेपी जिसमें व्यक्ति के दिमाग की विद्युत गतिविधि यानी ब्रेन वेव को मापा और नियंत्रित किया जाता है। इसका लक्ष्य होता है दिमाग को सेल्फ रेगुलेट करना सिखाना, ताकि व्यक्ति तनाव, डर या ट्रॉमा के दौरान अपने भावनात्मक और शारीरिक संतुलन को बनाए रख सके। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि यह थेरेपी दिमाग को एक दर्पण देती है ताकि वह खुद को देख सके
और सुधार कर सके। हमारा दिमाग हर समय विद्युत तरंगे पैदा करता है जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को तय करती है। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। ट्रॉमा झेलने वाले लोगों में अक्सर ये वेव असंतुलित होते हैं, जैसे किसी में बीटा वेव यानी कि चिंता ज़्यादा होती या किसी में अल्फा वेव शांति बहुत कम होती है। ईईजी सेटअप। व्यक्ति के सिर पर छोटे सेंसर लगाए जाते हैं जो दिमाग की तरंगें मापते हैं, जो कि बिल्कुल दर्द रहित प्रतिक्रिया है। साथ ही थेरेपी में ब्रेन एक्टिविटी डिस्प्ले भी होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिमाग की रियल टाइम तरंगें दिखाई जाती है। इसके साथ ही फीडबैक सिस्टम यानी व्यक्ति को एक गेम, मूवी या म्यूजिक सुनाया जाता है जब उसका दिमाग शांत या संतुलित स्थिति में होता है। स्क्रीन पर मूवी चलती है या गेम पॉइंट मिलता है, लेकिन जैसे ही दिमाग असंतुलित होता है स्क्रीन रुक जाती है या आवाज़ कम हो जाती है। अगला है रेनफोर्समेंट, जो कि धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि कौन सी स्थिति सही है और वो खुद ब खुद उसी पैटर्न को अपनाने लगता है। यही है न्यूरो फीडबैक, दिमाग पर खुद का नियंत्रण सीखना। आइए समझते हैं थिएटर, म्यूजिक एंड आर्ट थेरेपी। कई लोग अपने दर्द को बोल नहीं पाते। कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, ये सब उस दर्द को बिना शब्दों के बाहर लाते हैं, क्योंकि कभी कभी पेंटिंग या डांस भी वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। कभी रंगों में छुपा दर्द बोल उठता है, कभी रंगों में छुपा दर्द बोल उठता है, कभी संगीत में थकी सिसकी रो पड़ती है, कभी संगीत में थकी सिसकी रो पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि बचपन में मिला डर या उपेक्षा हमारे दिमाग के सुरक्षा नेटवर्क को अस्थायी रूप से बदल देता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हमेशा सतर्क, बेचैन या सुन्न रहते हैं। उदाहरण से समझिए, एक बच्चा जिसे पिता रोज डांटते हैं, वो बड़ा होकर भी किसी के ऊंचे स्वर से डर जाता है। भले सामने वाला गुस्से में ना हो, पर उसका शरीर वही पुराना डर दोहरा देता है। लेकिन आशा यही है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हमें प्यार, सुरक्षा और सही गाइडेंस मिले तो हम अपने भीतर नया अनुभव गढ़ सकते हैं। हर जख्म का इलाज नहीं दवा से होता, हर जख्म का इलाज नहीं दवा से होता। कभी किसी के भरोसे से भी सुकून आता है, कभी किसी के भरोसे से भी सुकून आता है। जो दर्द से भागे वो खुद से दूर चला जाता है, जो दर्द से भागे वो खुद से दूर चला जाता है। जो दर्द को गले लगाए वही नया जन्म पाता है, वही नया जन्म पाता है। यह किताब हमें बताती है कि टूटना, हारना या डरना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। आपका शरीर अभी भी आपसे बात कर रहा है, बस आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। दर्द जब समझ में आने लगे तो वो रास्ता बन जाता है। दर्द जब समझ में आने लगे तो वो रास्ता बन जाता है। जो गिरकर भी उठे वही असली जिंदा इंसान कहलाता है। जो गिरकर भी उठे वही असली जिंदा इंसान कहलाता है। तो अगर आप भी कभी अपने अतीत से थक गए हो तो याद रखिए, आप टूटे नहीं, बस घायल हैं और घाव भी भरते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जीवन को छू लेने वाली किताबों की बातें हर दिन सुनने के लिए हम लाते हैं। द रीडिंग नूक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रीडिंग नूक, जहाँ किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।